नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर की, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर है। एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स, यानी पदार्थ का परमाणु और उसमें पाए जाने वाले कणों के बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो एटम्स और उसके मॉलिक्यूल्स है, इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमाणु से संबंधित अलग अलग बातें बताई गई हैं, और उसके अलावा कंपाउंड्स के बारे में यानी यौगिकों के बनने के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। ये एक लंबा चैप्टर है, इसलिए दोस्तों इसको हम लोग वीडियो को 2 भाग में पूरा करेंगे। आधा इस वीडियो में देखिएगा और दूसरा एक और वीडियो भी आपको दिया जाएगा जिसमें कि आप इसका सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक हम आपको धीरे धीरे कहानी की तरह इसको समझाते हैं और आप बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले एक दार्शनिक थे जिनका नाम था कणाद। कणाद आए। कणाद ने ये बोला कि पूरे हमारी पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ मौजूद हैं, कभी ना कभी एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब हम ये जानेंगे कि उसमें उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, सबसे छोटा भाग उसका क्या है। और उसके बाद दोस्तों उसके बारे में जब हम पता लग जाएगा तो हमें ये बात भी समझ में आएगी कि वो जो छोटा से छोटा भाग है उसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। पहले ही कणाद ने ये बात बता दी थी। कणाद के बाद दोस्तों 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था लेवाइजर और जोसेफ। लेवाइजर और जोसेफ ने मिलकर के बताया कि किस प्रकार से कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। लेवाइजर और जोसेफ ने एक लॉ दिया, एक नियम दिया जिसका नाम था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि रासायनिक संयोजन का नियम। दोस्तों उस रासायनिक संयोजन के नियम में ये बताया गया था कि अगर कोई 2 पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन सी 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि उसमें लागू होंगी। 2 नियम दिए गए थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, निरंतर तो नहीं कहेंगे, निश्चित अनुपात का नियम। दोस्तों अगर हम पहले लॉ की बात करें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसमें ये बताया गया था कि किसी भी पदार्थ का जो मास है यानी कि जो द्रव्यमान है उसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बताया गया था। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। नाम से ही समझ पा रहे होंगे, द्रव्यमान को संरक्षित करके रखना ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। ठीक है दोस्तों। दूसरे में अगर हम आए तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, यानी निरंतर नहीं, यहाँ पे अगेन गलत लिखा हुआ है, निश्चित अनुपात का नियम। लेवाइजर ने एक और साइंटिस्ट के साथ उन्होंने मिलकर के काम किया और उन्होंने ये बात बताई कि कोई भी ऐसा एलिमेंट हो, कोई भी ऐसा कंपाउंड हो, चाहे तो आप तत्वों की बात करिए चाहे आप यौगिकों की बात करिए, तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एलिमेंट, वो तत्व जो होते हैं वो आपस में मिलते हैं तब जाके कंपाउंड बनता है, यानी कि यौगिक बनता है। तो लेवाइजर का ये कहना था कि जो कंपाउंड होते हैं उसमें जितने भी तत्व मिलाए जाते हैं वो तत्वों को समान प्रपोर्शन में मिलाया जाता है, यानी एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में यदि वाटर को देखते हैं दोस्तों, यानी कि अगर आप जल को देखते हैं तो उसमें अगर आप उसका अनुपात देखेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर का फॉर्मूला ही होता है H2O, ठीक है। और इसमें आप हमेशा देख सकते हैं कि इसमें 2 अलग अलग उनके मास को आपस में रखा गया है, उनके द्रव्यमान को आपस में रखा गया है। हाइड्रोजन का मास यहाँ पर 1 दिखाया जा रहा है और ऑक्सीजन का 8। तो दोस्तों ये रेशियो 1:8 जब तक नहीं बनेगा तब तक वाटर मॉलिक्यूल नहीं बन सकता, जल का मॉलिक्यूल नहीं बन सकता। उसके बाद दोस्तों ये जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था, इसको एक प्राउस्ट नाम के साइंटिस्ट आए। प्राउस्ट ने उसको डेफिनिट प्रोपोर्शन के नाम से भी उसको नेमिंग उसकी कर दी, और उनका भी यही कहना था
इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनिट प्रोपोर्शन बाय मास। उन्होंने भी यही कहा था कि किसी भी रासायनिक पदार्थ में जो भी तत्व मौजूद होते हैं वो एक अपने मास के यानी द्रव्यमान के अकॉर्डिंग एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने कहा कि किस प्रकार से किसी भी पदार्थ में बहुत सारे एटम पाए जाते हैं, यानी बहुत सारे हम कह सकते हैं कि परमाणु पाए जाते हैं। तो दोस्तों जॉन डाल्टन ने मिलकर के परमाणु का थियरी दिया था। उन्होंने परमाणु के बारे में क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि कभी भी आप परमाणु को तोड़ नहीं सकते, वो डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता है, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। उन्होंने एटम नाम जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया था और उन्होंने ये बात कही थी किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण एटम कहलाता है, यानी कि परमाणु कहलाता है। उनकी जो थियरी थी दोस्तों वो बेस थी केमिकल कॉम्बिनेशन पे। उनकी थियरी बेस थी रासायनिक संयोजन पे। डाल्टन की एटॉमिक थियरी के बाद ही जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन था उसकी पुष्टि भी हो गई थी। दोस्तों डाल्टन की एटॉमिक थियरी के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें पॉइंट वाइज बताई गई हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहला, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स, सभी पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं। एटम आर इनडिविजिबल, आप परमाणु को तोड़ नहीं सकते हैं और ना ही आप उसको बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, यानी कोई भी आप रासायनिक अभिक्रिया करा दीजिए, ना ही आप बना सकते हैं ना ही आप तोड़ सकते हैं। एटम ऑफ ए गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। जितने भी दोस्तों परमाणु दिए जाते हैं वो किसी भी दिए गए तत्व में हमेशा उनके द्रव्यमान की वजह से उनका जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है वो बन करके आता है। यानी कि डाल्टन ने ये बताया था कि जो उसमें किसी भी पदार्थ में एटम्स होते हैं या जो उस पदार्थ में परमाणु होते हैं वही उसके द्रव्यमान और उसकी रासायनिक गुण का कारण बनते हैं। उसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये भी कहा था कि एटम हमेशा कंपाउंड बनाने के लिए यानी यौगिक बनाने के लिए छोटे रेशियो में यानी छोटे कह सकते हैं अनुपात में आपस में मिल जाते हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड में एलिमेंट का नंबर हमेशा सेम होता है। व्हाट इज़ एन एटम? दोस्तों एटम क्या होते हैं आप जानते हैं कि एटम समझ लीजिए आप जितना सोच सकते हैं उससे भी छोटा पार्टिकल है। यानी कि अगर आप ढेर सारे एटम्स को अगर मिला दीजिए, ढेर सारे अनगिनत एटम्स को मिला दीजिए तो पेपर का एक पतला सा पार्ट बन के आएगा, बस। उसको आप कभी भी देख नहीं सकते, आप अपने नग्न आँखों से उसको देख नहीं सकते। लेकिन हमारे आसपास जो भी पदार्थ हैं उनका जो भी रासायनिक प्रॉपर्टी आ रहा है वो एटम्स के कारण ही आता है। एटम्स कितने बड़े होते हैं? परमाणु कितने बड़े होते हैं? बहुत छोटे होते हैं। वो हम जितना कुछ सोच सकते हैं उससे भी छोटे होते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक रेडियस को यानी कि परमाणु की त्रिज्या को हम रिप्रेजेंट करते हैं नैनोमीटर से, एनएम से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 मीटर इक्वल टू 10⁹ एनएम होता है, 10⁹ नैनोमीटर होता है, ठीक है। रेडियस की यदि बात करें दोस्तों तो एटम हाइड्रोजन का जो एटम है उसका रेडियस यानी उसकी जो त्रिज्या है वो 10⁻⁻10 है। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O का जो रेडियस है वो 10⁻⁹ है। ग्रेन ऑफ सैंड यानी बालू का जो कण है उसका 10⁻⁴, चींटी का 10⁻², वाटरमेलन का 10⁻⁻1, ठीक है। तो दोस्तों यही बात यहाँ पे लिखी एग्जाम में, ये नैनोमीटर वाली बात पूछता भी है, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिम्बल्स ऑफ द एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट? दोस्तों जितने भी अलग अलग जो है तत्व खोजे गए उनका कुछ ना कुछ सिंबल बनाया गया और उनके सिंबल को बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारा दिमाग लगाया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों कैसे सारे तत्वों का सिंबल बनाया जाता है, तो हमेशा आपने ध्यान दिया होगा कि किसी भी तत्व का सिंबल बनाने के लिए उसका पहला वर्ड ले लिया जाता है, उसके जस्ट बाद वाला वर्ड, 2 वर्ड ले लिए जाते हैं, जिसमें से कि पहला वर्ड कैपिटल रखा जाता है, दूसरा वाला स्मॉल रखा जाता है, तब जाकर के उसका एलिमेंट का जो नाम है वो बन पाता है, तत्व का नाम बन पाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एल्यूमिनियम को Al, आर्गन को Ar, बेरियम को Ba, बोरॉन को B, ब्रोमीन को Br, कैल्शियम को Ca, कार्बन को C, क्लोरीन को Cl, कोबाल्ट को CO।
ये प्रतीक यानी कि सिंबल याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। आपकी परीक्षा में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों ये सब कुछ जो नाम दिए गए हैं ये एक स्टैंडर्ड है, यानी कि एक आप कह सकते हैं कि एक इकाई दी गई है। स्टैंडर्ड को कुछ और कहते हैं, स्टैंडर्ड मतलब एक मान दिया गया है जिसको हम लोग कहते हैं IUPAC। IUPAC का मतलब हो गया कि ये एक स्टैंडर्ड के तौर पे हर चीज़ को बताते हैं, सारा रूल रेगुलेशन की। केमिस्ट्री में आप किसी तरीके से किस कंपाउंड का या एलिमेंट का नाम, कंपाउंड तो नहीं, एलिमेंट का नाम यानी तत्वों का नाम आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, आप यहाँ पर ये भी समझेंगे। दो चीज़ें होती हैं, हर एटम का दो चीज़ होता है, एक होता है एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या, और दूसरा होता है परमाणु भार। परमाणु संख्या की अगर बात करेंगे दोस्तों तो पीरियोडिक टेबल में हमेशा वो आपको नीचे लिखा हुआ मिलेगा। एटॉमिक मास क्या होता है दोस्तों, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ द एटम। यानी कि किसी भी जो आपका परमाणु है उसका एवरेज मास लिया जाता है, हमेशा उसका एवरेज द्रव्यमान लिया जाता है, उसी को एटॉमिक मास कहते हैं, उसी को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। हमेशा परमाणु द्रव्यमान का स्टैंडर्ड लेने के लिए कार्बन 12 एटम लिया गया है। इसका मतलब ये है कि 1 का 12वां भाग मास का लिया जाता है, जिसे हम लोग एटॉमिक मास का नाम देते हैं, जिसे हम लोग परमाणु भार का नाम देते हैं। आपने एक और चीज़ पढ़ी होगी कि कभी भी हम लोग अगर परमाणु संख्या हमें पता है तो हम उसमें उसका एवरेज निकालते हैं तो हमें परमाणु भार का भी पता लग जाता है, अप्रॉक्सीमेट पता लग जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका एटॉमिक मास कितना है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। दोस्तों हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान को हम दर्शाते हैं U से। हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। ये सारे एटॉमिक मास हैं, यानी कि परमाणु आपके ये द्रव्यमान के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरीके का इसमें प्रॉब्लम हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों इसका दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे कि परमाणु में उसके अलग अलग भाग यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को लेकर के किस प्रकार की डिस्कवरीज हुई हैं, किस प्रकार का खोज हुआ है, एटम और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क होता है, और मोल कॉन्सेप्ट के बारे में भी देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा इसी चैनल पे। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे।